नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया विस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह अगले साल वृहद स्तर पर मनाया जाएगा, जिसको लेकर हरिद्वार में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। इस मौके पर शांति कुंज प्रमुख, अन्य साधु संत और शांति कुंज के हजारों साधक जुटे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज की ओर से शताब्दी नगर बनाया गया है। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश और विदेश से हजारों की संख्या में साधक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष, और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें हजारों गायत्री परिवार के उन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनने पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही इस भूमि को उस स्थान में बदल दिया जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर। भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह कैड़ा ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से भीमताल विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। विधायक ने कहा कि भीमताल विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए हल्द्वानी या नैनीताल जाना पड़ता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बीते दिनों धराली पर दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नल कोठियाल के केदारनाथ में किए गए कामों से प्रभावित है। वो उनकी बातों को गंभीरता से लेती है, लेकिन जिस तरह एक सेमिनार में उन्होंने पहले धराली में 107 दबे होने की बात कही, तो बीजेपी ने उनसे एक स्क्रिप्टेड बयान दिलवा दिया। सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जो उनका वक्तव्य है, हमने उसी स्पिरिट में, उनकी उसी छवि को देखते हुए जो केदारनाथ जी में पुनर्निर्माण के कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया था, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उनके उस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया। अब ये तो कर्नल अजय कोठियाल पे है कि वो अपने उस बयान का खंडन करें। उन्होंने जो अब कल बयान दिया है, उन्होंने अपने वक्तव्य को खंडित तो किया नहीं, और उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 147 लोग दबे हुए हैं आज भी मलबे में। उन्होंने उस अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, 5 अगस्त से लेकर के अब तक धराली में कुछ भी नहीं हुआ, ये हमने नहीं कहा और ना हमने वायरल किया। ये तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ये वक्तव्य है। तो एक पहला जो बर्डन है वो उनके ऊपर है कि वो अपने दिए हुए बयान को खंडित करें, उसका खंडन करें कि साहब मेरा बयान एआई से बना दिया गया, तोड़ मरोड़ के, जैसे आजकल राजनीतिक भाषा होती है कि अपने बयान से मुकरना हो तो नेताओं के लिए सबसे आसान है कि साहब एआई क्रिएटेड है। तो वो एक सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो उनका बयान है, वो उन्होंने किसी भी जगह दिया, वो उन्होंने किसी सेमिनार में दिया, किसी अपने एकेडमिक लेक्चर में दिया, लेकिन उन्होंने धराली का जिक्र किया और ये कहा कि 147 लोग आज भी मलबे में दबे हुए हैं।
देहरादून में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत उत्तराखंड में एसआईआर से पहले की तैयारी तेज हो गई है। इस प्री एसआईआर चरण में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच, समन्वय और संवाद अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी पुनरीक्षण के दौरान किसी भी मतदाता को असुविधा न हो। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया कि एसआईआर को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे पहलुओं की जानकारी दी है। हर एक मतदाता पर पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में प्री एसआईआर अभियान तेज कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी साझा की है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। समन्वय व संवाद अभियान का विशेष जोर देने की बात की जा रही है। हर एक मतदाता तक पहुंचने की भी बात यहां पर सामने आ रही है। उत्तराखंड में प्री एसआईआर को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी BLO, ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो BLO सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही आज की तारीख में तो कोई कागज़ तो लेना नहीं किसी से, ठीक है। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये नाम कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आप आपकी उनसे बात कर लीजिएगा। आपकी शिफ्टेड वोटर्स, मेन क्या होता है, जैसा हमारे मसूदास जी का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले टेरी में रहते थे 2003 में, अब यहाँ देहरादून में काम कर रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो ढूंढना चाहेगा अभियान के तहत के टाइम पर थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। इसलिए आज ही तारीख में जाए और यहाँ से फ़ोन करके संपर्क करके पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आ सकते हैं। इसलिए आउटरीच का कैंपेन अभी हमने शुरू किया था। सो आप लोगों के माध्यम से हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि आउटरीच का अभियान चल रही है। BLO हर रोज़ हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। पेज में 30 है, ऑलरेडी उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। जो कार्रवाई होगा, अभी हमारे जो BLOs होंगे, जो हमारे 11,733 बूथ अभी हमने जनपदों में चिन्हित किया हुआ है। एसआईआर प्रारंभ करने से पहले हमारे जो BLOs होंगे, सभी BLOs हमारी जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे, जिनका 2025 में नाम होगा और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। इसमें किसी भी वोटर को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपना डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगा और इसके आधार पर फिर जिन मतदाताओं के बच्चों के नाम भी अगर है, प्रोजनीज का भी नाम अगर सूची में आज की तारीख में उपलब्ध है, उसके आधार पर पेरेंट्स का और बच्चों का दोनों का डेटा को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे सभी चिन्हित मतदाताओं से कोई भी अभिलेख जमा करने की आवश्यकता नहीं होगा। इसके लिए व्यवस्था अभी तैयारी किया जा रहा है। ये जो चिन्हीकरण होगा, ये जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, इसको BLO ऐप के माध्यम से भी किया जा रहा है। तो ऐप पर जाकर BLO उस वोटर के नाम के आगे या उसके चिन्हित डेटा के सामने उसका 2003 में नाम उपलब्ध है तो उसको चिन्हित किया जाएगा, अंकित किया जाएगा, अथवा अगर उसके माता पिता का नाम 2003 में उपलब्ध है तो उसको चिन्हित किया जाएगा। उसके आधार पर भविष्य में जब हम एसआईआर प्रारंभ करेंगे तो इन सभी चिन्हित मतदाताओं से हमें कोई भी अभिलेख लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको कोई अभिलेख जमा करने की भी। पंचकेदार गद्दे स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर GMVN उखीमठ परिसर से लेकर ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मनोहारी कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई दी और मार्ग भर श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल, बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय
और जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शीतकालीन यात्रा के लिए शुभारंभ किया है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि वो भगवान ओंकारेश्वर से क्षेत्र और प्रदेश की सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान केदारनाथ जी की जयकारा के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों की सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। और आज शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को यहाँ से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक उसी तरह आज भी यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण भारत से यहाँ पर शीतकाल में भी यहाँ के संस्कृति और प्रकृति यहाँ की इस धार्मिक यात्रा में लोग आएंगे और भगवान पंच केदार भगवान केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में किए जाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर बाबा केदार जी की शीतकालीन गद्दी है और अक्टूबर 23 को जब से श्री केदार धाम के कपाट बंद हुए उसके बाद बाबा केदार की डोली इसी मंदिर में आके विराजमान की जाती है। वैसे ही जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वर जी, उनकी भी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही है। तो हमारा ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें। इससे मंदिर की जो संस्कृति है, प्रभावना है भगवान की, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में सभी लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि आती है, सभी लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। टूरिस्ट भी धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा की वजह से क्षेत्र में विंटर सीजन में भी बहुत आने लगे हैं। हिमालय के दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली है, जहां भगवान शिव निराकार स्वरूप प्रणव ओंकार के रूप में प्राकट्य हैं। इस स्थान पे आकर के भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य मिलता है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान का स्वरूप दिया गया है। हिमालय में जब श्री केदारेश्वर श्री मदमेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं तो भगवान केदारनाथ जी और श्री मदमेश्वर जी का जो विग्रह स्वरूप है, उत्सव मूर्ति है, यहीं पर इसी स्थान पर लाया जाता है और इसी ओमकारेश्वर के दिव्य गर्भगृह में उनको विराजमान करके यहाँ पर उनकी शीतकाल में पूजा प्रारंभ की जाती है। और आज यह जो यात्रा है, जिस दिन भगवान श्री मदमेश्वर जी के कपाट मंगल हो जाते हैं, जिस दिन यहाँ पे मदमेश्वर मेला प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद से ही यहाँ पे शीतकालीन पूजा प्रारंभ हो जाती है। आज विधिवत रूप से यहाँ पर जो शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया, इस स्थान पे आने से वो उन तमाम शिव भक्तों को यह पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ मदमेश्वर यात्रा न कर पाए, इस स्थान पे आकर के वो दर्शन करते हैं तो उनको वही दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है जो हिमालय में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन का पुण्य होता है। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मसूरी स्थित एक होटल सभागार में रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवादून के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय किशोर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर की रैली में उत्तराखंड के सभी जिलों से बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है कि वो रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे ताकि जनता की आवाज़ मजबूती से सरकार तक पहुंच सके। शर्मा ने आगे कहा कि बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से लगाए गए वोटों की चोरी के आरोप को लेकर लोगों को जागरूक करना पार्टी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। देखिए, पूरी कांग्रेस कमेटी ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब संख्या लाखों की होगी, हजारों की होगी, तो पचवादून से भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी अपील करने आए हैं कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें,
अपना वोट ना कटने दे। SIR का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म, अगर 10 मेंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा SIR का कई प्रदेशों में ऐसा होता है। तो एक चरणबद्ध तरीके से वोट काटे गए। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहाँ से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और वो वोट इस तरीके से कटे हुए थे, बहुत ज्यादा उनकी पूछताछ करने पर ऐसा पता लगा कि वोट कम से कम 10 किलोमीटर छोड़, पता ही नहीं कि मेरा बूथ इस बूथ पर वोट होना चाहिए। वो पता चला कि वो सहसपुर के किसी और बूथ पर उसका नाम है। चंपावत के विकास भवन सभागार चंपावत में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष श्री SS नेगी की अध्यक्षता में रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई क्षेत्रों से आए प्रवासियों, उद्यमियों, कृषकों, युवाओं और विभागीय अधिकारियों ने भाग लेकर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। सम्मेलन में रिवर्स पलायन पर सफल आजीविका स्थापित करने वाले प्रेरक व्यक्तियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे उल्लेखनीय कार्य प्रस्तुत किए हैं। उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है ये राज्य बनने से पहले की है और इतिहासन इसको देखा जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ब्रिटिश ने हमारे पर राज करना शुरू किया तो सरकारी नौकरियां खुली, पुलिस में, फौज में, तो लोगों ने गांव से जाना शुरू किया। पहले ये पलायन तब से चल रहा है। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए पलायन निवारण आयोग बनाया 2017 के अंत में। उस समय आयोग ने ये जानकारी ली कि कितने गांव से पलायन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये पाया गया कि सभी गांव में पलायन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में से पलायन है। लोग प्रदेश से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये 2018 में सर्वे हुआ। फिर 22 में जो आपने भी बोला, हाल में एक रिपोर्ट आई है, 2022 में हमने फिर सर्वे किया तो उसमें ये आया कि अब पलायन हो तो रहा है गाँव से, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। जैसे लोहाघाट से आसपास लोहाघाट के आ रहे हैं, है ना, और इधर चंपावत के आसपास के लोग चंपावत आ रहे हैं। जो मजबूरी का पलायन था वो काफ़ी कम हुआ है। प्रदेश के बाहर जो जा रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा था वो काफ़ी कम हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में पलायन आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग उपाध्यक्ष SS नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के गांवों से पलायन तेजी से हो रहे हैं। सरकार की ओर से पलायन रोकने की कोशिश जारी है। नेगी ने बताया कि 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक 1068 गांव जन शून्य मिले, जहां कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि उसके बाद पलायन निवारण आयोग की ओर से फिर से गांवों का सर्वे कराया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1500 गांव जनविहीन गांव हैं, जहां से लोग पलायन कर अपने नज़दीकी शहर में आ चुके हैं, लेकिन पलायन पर सरकार की ओर से काफ़ी हद तक रोक लगाई गई है और सरकार प्रयासरत है। पलायन आयोग उपाध्यक्ष ने यह भी माना है कि उत्तराखंड के 16,000 गांव से पलायन काफ़ी हो चुका है। पलायन रोकने के लिए अभी हमें और ज़्यादा प्रयास करने होंगे और किए भी जा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि दूरस्थ गांवों से पलायन रोकने के लिए शिक्षा, सड़क, चिकित्सा और रोजगार व्यवस्था को मजबूती देनी होगी ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। गांव जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े हैं उसमें 1068 गांव पूरे खाली थे, जन शून्य गांव उन्होंने बोले हैं। हमने जो सर्वे किया उसके बाद कुछ हमको ज़्यादातर तोक ज़्यादा मिले। पहाड़ में देखिए तोक ज़्यादा होते हैं, है ना। पूरे गांव तो अब उतने खाली नहीं है, 1500 के करीब होंगे, लेकिन तोक खाली हो जाता। तोक से क्या होता है ना, तो वो आके ऊपर रह रहा था, सड़क पे आ गया, पार्टी भी आ गया, है ना, लोहाघाट आ गया, है ना। वो उस प्रकार का थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और आंशिक रूप से लोग पलायन काफ़ी गाँव से किया है। ये हमारे लगभग 16,000 गाँव हैं, तो उसमें काफ़ी गाँव से। और पलायन देखिए, आपने बात की पहाड़ की, पलायन की समस्या मैदानी हरिद्वार में भी है, ऊधम सिंह नगर में भी है ना। ये है कि ये क्योंकि मैदानी जनपद हैं तो वो हरिद्वार से गांव से आसपास अपने हरिद्वार के रुड़की चला जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा। ऊधम सिंह नगर का है, जसपुर के आसपास है, जसपुर चला जाएगा, है ना।
खटीमा चला जाएगा, तो वो गांव से लिंक नहीं तोड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति वहाँ आसान है। पहाड़ में क्या होता है कि वो भौगोलिक परिस्थिति कई जगह, अब तो खैर सड़कें पहुँच गई, पहले सड़कें भी नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बदलाव तो आ रहा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि पशुपालकों को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सके। अल्मोड़ा और बागेश्वर में दुग्ध संघ की ओर से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों को कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, जिसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले में 280 समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 10,000 लीटर से ज्यादा दूध अल्मोड़ा दुग्ध संघ को प्राप्त हो रहा है। वहीं बागेश्वर में पशुपालकों की ओर से प्रतिदिन लगभग 5,000 लीटर दूध दुग्ध संघ को दिया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आंचल ब्रांड की बाजार में मजबूत उपस्थिति दिखाई दे रही है। इसके अलावा पलायन आयोग की ओर से द्वाराहाट क्षेत्र में एक एटीएम वाहन संचालित किए जाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में अगर हम दूध के रेटों को ही लें, आप देखेंगे कि आज की तारीख में जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र में जो सबसे बड़ा दुग्ध संघ है नैनीताल दुग्ध संघ, उसकी खरीद रेट है 46 रुपये, उधम सिंह नगर का 46 रुपये, चंपावत का 45 रुपये, पिथौरागढ़ का 44 रुपये और हमारे उत्तर में चमोली दुग्ध संघ है उसका 42 रुपये। लेकिन पूरे कुमाऊं परिक्षेत्र में अल्मोड़ा और बागेश्वर में जो खरीद रेट है वो 47 रुपये। तो अल्मोड़ा दुग्ध संघ आज की तारीख में पूरे कुमाऊं में सबसे अधिक रेट जो है उत्पादकों को दे रहा है और इससे जो है 2-3 चीज़ों का जो है सीधे लाभ होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।